हिंदी ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम व्याकरण की इस श्रृंखला में संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं और आज क्रिया की चर्चा करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसका हिंदी में मूल रूप कैसे हम पढ़ सकते हैं, सारी चर्चा आज करेंगे। तो क्रिया के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने आता है कि क्रिया का अर्थ है करना। कोई भी कार्य करना क्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हुआ। और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। आप जानते ही हो कि वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो बता रहे हैं कि क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से होती है। ये बात सत्य है कि किसी भी वाक्य में हमें काल की जो जानकारी, समय की जो जानकारी होती है वह क्रिया से होती है। जैसे राम गया था तो भूतकाल की जानकारी हो रही, राम जा रहा है तो वर्तमान काल की जानकारी हो रही, जा रहा है, और राम जाएगा भविष्य काल की जानकारी हो रही है। तो क्रिया काल के निर्धारण भी करती हैं या काल का संकेत भी करती हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है या सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, या निसंदेह ही सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, और उन धातु में प्रकृति प्रत्यय इत्यादि जुड़कर, उपसर्ग इत्यादि जुड़कर क्रिया या नया शब्द बनाते हैं, वो हम देखते हैं संस्कृत में। अब हिंदी की चर्चा करें तो जिसको संस्कृत में धातु कह रहे हैं, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। हिंदी क्रियापद जो हम क्रिया पढ़ते हैं उन पदों का जो मूल रूप है वो धातु कहलाएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे अगर धातु में ना जोड़ दिया जाए तो हिंदी का क्रियापद बन जाता है। जैसे पढ़ धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ना हो गया। उठ धातु है, ना प्रत्यय जोड़ दिया तो उठना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी में लिख धातु है और ना प्रत्यय जोड़ दिया, लिखना हो गया। नाच धातु है मूल, ना प्रत्यय जो नाचना हो गया, गाना हो गया, पढ़ना हो गया, सोना हो गया, ना, ये सब चीज़ इसी रूप में चलेगी। अब परिभाषा की बात करते हैं। इतना बताने के बाद तो बताते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य को करने का, कि कोई कार्य हो रहा है या कर रहे हैं का ज्ञान होता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया शब्द कहते हैं, क्रिया पद कहते हैं, ये क्रिया कहते हैं। चलें, हम परिभाषा देख चुके हैं। अब बता रहे हैं कि क्रिया के भेद क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसके भेद मुख्यतः 3 आधार पर करते हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। काल के आधार पर तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। अब हम विशेषकर कर्म और संरचना के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। कर्म के आधार पर देखें
तो क्रिया दो प्रकार की हो जाएगी, एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी और दूसरी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर इसी को एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया, जिसमें जिस क्रिया में एक कर्म है और जिस क्रिया में दो कर्म है, या जिस वाक्य में दो कर्म है। फिर संरचना के आधार पर देखें तो संयुक्त क्रिया, आप इनके बारे में अभी विस्तार से बताऊंगा आपको। फिर संरचना के आधार पर उसकी रचना कैसे हो रही है उसके आधार पर देखें तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जो कुछ प्रेरणा देती हो, पूर्वकालिक क्रिया जो पूर्व काल का बोध कराती हो, और कृदंत क्रिया, ये हम पढ़े हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले कर्म के आधार पर हमने क्रिया को दो भाग में पढ़ा था, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं। क्रिया जो शब्द हैं उसका फल किस पर पड़ रहा है, उससे कौन प्रभावित होगा, तो कर्म प्रभावित होगा। और कर्म के आधार पर जो भेद करेंगे वो दो प्रकार से होंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक मतलब अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ हुआ कर्म के साथ, जिसमें कर्म है, ऐसा वाक्य, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म दिखाई दे हमें, तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। परिभाषा दिख रहे हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया, चित्र कर्म हो गया, बना रहा क्रिया हो गई, गीता कर्ता हो गई, सितार कर्म हो गया, बजा रही है तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, अब यदि प्रश्न किया जाए बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र। उत्तर ये हो सकता है हमारा कि अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चा क्या बना रहा है, तो हम बताएंगे कि बच्चा चित्र को बना रहा है, ये चित्र बना रहा है। तो कर्ता ने कर्म को, चित्र को बना रहा है, तो चित्र क्या हो गया, कर्म हो गया। गीता क्या बजा रही है, तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि गीता सितार बजा रही है, या गीता सितार को बजा रही है। कर्ता ने कर्म को, गीता सितार को बजा रही है, तो को कर्म। ठीक है, और तो सितार बन गया कर्म। अब जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्म दो प्रकार से देखने को मिलेगा, एक ऐसा जिसमें एक कर्म है और एक ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है, माँ कर्ता हो गई और वह क्या कर्म कर रही हैं, किताब पढ़ना या पत्र पढ़ना एक कर्म कर रही है, तो पढ़ना क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, एक ही कर्म कर रही हैं। ठीक, अगर फिर द्विकर्म के रूप में देखें तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को, तो एक कर्म तो हो गया छात्रों को, और दूसरा हो गया कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो दूसरा कर्म हो गया कंप्यूटर। तो इस वाक्य में दो कर्म हो गए,
या ये क्रिया सिखा रहे द्विकर्मक हो गई। ठीक है, कि अध्यापक कंप्यूटर सिखा रहे हैं तो किसको, छात्रों को। क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर को सिखा रहे हैं या कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब अच्छा आगे लिखा है क्या सिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं, तो छात्रों को सिखा रहे हैं, छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। इस वाक्य में दो कर्म हमें देखने को मिला कि अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो पहला कर्म हो गया छात्रों को और दूसरा हो गया कंप्यूटर। यहाँ तक ठीक हो गया। जिस वाक्य में दो कर्म हमें देखने को मिलेंगे वो द्विकर्मक होगी, और जिसमें एक कर्म देखने को मिलेगा वह एक कर्मक होगी, और जिसमें कर्म नहीं देखने को मिलेगा वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिसमें कर्म नहीं देखने को मिलेगा अकर्मक, जिसमें कर्म देखने को मिलेगा एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म देखने को मिलेगा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब हमने पहले अकर्मक सकर्मक दोनों पढ़ लिए, फिर सकर्मक के जो दो भेद थे एक कर्मक और द्विकर्मक पढ़ लिए हैं। अब संरचना के आधार पर देखें तो इसका अध्ययन करेंगे। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। अच्छा, कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा, किस रूप में किया जा रहा, कैसे किया जा रहा, इस प्रकार इसको आधार बनाकर हम क्रिया का विभाजन करेंगे तो 5 प्रकार से होगा। पहला जो विभाजन होगा वह संयुक्त क्रिया होगा या संयुक्त क्रिया होगी। अर्थात संयुक्त क्रिया में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। दो या दो से अधिक भी हो सकती है, भिन्न अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रिया, एक ही अर्थ रखने वाली नहीं है, रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अतिथि आने पर स्वागत करो। अब एक है अतिथि, वाक्य में वो है कर्ता, उसके आने पर, आने तो आना, अतिथि का आना, जो आना है वह क्रिया हो गई, और स्वागत करो दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, तो अतिथि का आना जो है वह मुख्य क्रिया है और स्वागत करना उसकी सहायक क्रिया है। तो मुख्य और सहायक क्रिया दोनों का संयोग जहाँ पर हमें देखने को मिले वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, अतः इसे संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। चलो, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। सहायक क्रिया ये नहीं एक ही होगी, सहायक क्रिया एक से अधिक हो भी सकती है। अब अगला संरचना के आधार पर जो हम देख रहे थे तो दूसरा होगा नाम धातु क्रिया। इसको ध्यान से देखना, अधिकतर लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आता है। तो देखिएगा, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, विशेषण अभी पढ़ेंगे। शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयोग होते हैं, कौन से शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयोग होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। किन्हें, सर्वनाम को, संज्ञा को और विशेषण शब्द को। ये जब धातु की तरह प्रयोग होंगे तब इनको क्रिया धातु की तरह, ठीक है, तब इनको क्या कहेंगे, नाम धातु कहेंगे। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर
क्रिया का निर्माण किया जाता है। ये जो नाम धातु कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनमें जब कोई प्रत्यय लगाकर क्रिया के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है तब वे शब्द, कौन से शब्द? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम धातु क्रिया के रूप में कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हाथ। हाथ क्या है? किसी अंग का नाम है और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इसे हथिया नाम धातु हो गया और हथियाना क्रिया हो गया। अब संज्ञा से नाम धातु बना और नाम धातु से हथियाना, पर हथिया के साथ ना प्रत्यय लगा और क्रिया हो गई, तो इसको कहेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु हथिया हो गया और क्रिया का बोध कौन करा रहा? ना, तो हथियाना अर्थ में यहाँ ले लेंगे। उदाहरण दे रहे, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, या नरेश ने सुरेश का कमरा हथियाना चाहा। तो यहाँ पर क्या हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई है। चलो अब देखो, अपना, मेरा, तेरा, ये सब हमने सर्वनाम में पढ़े थे। ठीक है, तो अपना क्या है? सर्वनाम है। फिर अपना नाम धातु भी है और अपनाना, किसी को अपनाना, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब अपनाना, अपना नाम धातु था, उसमें ना शब्द जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना लिया गया है। अब उसका उदाहरण देते हैं। विनीत सुनीता के विवाह में जिम्मेदारी को अपना चुका है, या विनीत सुनीता के विवाह में जिम्मेदारी को अपना रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द क्या था? सामान्य सर्वनाम शब्द था, वो क्रिया के रूप में और नाम धातु क्रिया के रूप में, धातु अर्थात क्रिया के रूप में प्रयोग होने लगा। इसीलिए इसको नाम धातु का, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द अगर धातु की तरह प्रयोग किए जाएं, धातु की तरह प्रयोग किया जाए अर्थात क्रिया की तरह प्रयोग किया जाए, तो वह क्या कहलाएंगे? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अब अगली क्रिया है, ये सरल है। ये है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ से कुछ प्रेरणा मिले। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता अर्थात बोलने वाला स्वयं कार्य का संपादन न करे, किसी और से बोल रहा है, किसी और से बोला कि ये काम करो, अगर ऐसा करवाता है तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ से प्रेरणा मिल रही है। अब देखिएगा, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब सरपंच काम करने नहीं लगा, उसने स्वयं भी काम नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनको प्रेरित किया कि चलो भाई तालाब बनाना चाहिए, और तालाब का निर्माण करवाया। तो यहाँ बनवाना या करवाना या करवाया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई, तो जो पढ़वाई है, अध्यापक बच्चों से किताब पढ़वाते हैं, जो पढ़वाते शब्द आ रहा है वह प्रेरणार्थक है। वो प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों पढ़ो। सरपंच गांव का लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि गांव में तालाब बनाओ। जब तालाब बनाओगे, या तालाब बनवाने का जो प्रेरणा दे रहा है, यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो, ठीक है, और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। क्या? किसी वाक्य में दो क्रिया हो, ठीक है, और जो पहली क्रिया है वह दूसरी क्रिया के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया? जो पहले पूरी हो गई, संपन्न हो गई, निपट गई, खत्म हो गई, ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। किसकी अपेक्षा? जो दूसरी वाली क्रिया चल रही उसकी अपेक्षा, ठीक है। अब देखो कैसे प्रयोग, क्या बता रहे। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बता रहे हैं इन पर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, काल भूत भविष्य वर्तमान कोई भी काल है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। अब कैसे? कोई सामान्य क्रिया है पढ़ना, अगर हमने उसमें कर लगा दिया पढ़कर तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। नाचना, नाच कर, गाना, गा कर, जाना, जा कर, तो ये सब क्या हो गई? पूर्णकालिक क्रिया हो गई। अब देखिएगा क्या हो रहा है। बलवीर खेल कर लगा ना, पढ़ने बैठेगा, बैठेगा की अपेक्षा खेल कर पूर्णकालिक क्रिया है, ठीक है। जैसे वह पढ़कर सोया, वह पढ़कर, तो पढ़कर पूर्णकालिक क्रिया हो गई और सो गया सामान्य क्रिया हो गई। वह नाच कर गाया या नाच कर रोया, तो नाच कर पूर्णकालिक क्रिया हो गई, रोया सामान्य क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए अगला देख रहे हैं। इन वाक्यों में खेल कर, अभी जो हमने वाक्य पढ़े, खेल मूल धातु है, कर उसमें एक शब्द लगा दिया गया या प्रत्यय लगा दिया गया है। पढ़ सामान्य धातु मूल धातु है और कर उसमें फिर प्रत्यय लगा दिया, तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं, चाहे खेल कर हो चाहे पढ़ कर हो, पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया को समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। ये पूर्णकालिक का ही रूप है। और उस एक रूप कौन सा बोले? तात्कालिक क्रिया, तुरंत उसी समय होने वाली क्रिया। तात्कालिक अर्थात उसी समय, तुरंत उसी समय जो क्रिया हो रही है उसको क्या कहते हैं? तात्कालिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल मतलब उसी समय दूसरी क्रिया घटित होती है, दूसरी क्रिया हो जाती है उसी समय, तो वो कौन सी क्रिया? तात्कालिक। तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। किससे? जो धातु है, मूल धातु है, उसमें ते जोड़ने पर कौन से? तात्कालिक क्रिया का निर्माण होता है या बोध होता है। जैसे पुलिस के आते, आ क्या थी? आना, आ जा, आ जो है वो मूल धातु है, उसमें जो ते जोड़ दिया गया तो ते क्या हो गया? तात्कालिक हो गया। अर्थात पूरी धातु आते तात्कालिक हो गई। पुलिस के आते ही चोर भाग गया, चोर भाग गया, तो आते तात्कालिक हो गई। इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। टीचर के आते ही या अध्यापक के आते ही बच्चे मौन हो गए,
तो फिर आते हैं लता मंगेशकर के गाते ही, तो गाते ही, गाते ही, तो जहाँ प्रत्यय आएगा और तात्कालिक क्रिया का बोध कराएगा। लता मंगेशकर के गाते ही सब भावुक हो गए, तो गाते पूर्ण तात्कालिक क्रिया है। ठीक है, अगला एक मुख्य रूप से कृदंत के नाम से जाना जाता है, उस क्रिया को भी देखते हैं। कृदंत क्या होता है? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यकृत प्रत्यय कहलाते हैं। कोई क्रिया है और उसमें भी क्या प्रत्यय जुड़ते हैं जो, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया में जो पद प्रत्यय जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे, तथा कृत प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं, अर्थात कृत प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, अब चल में कृदंत प्रत्यय ना जुड़ा तो चलना, ता जुड़ा तो चलता, कर जुड़ा तो चल कर, ते जुड़ा तो चलते। ठीक है, ऐसी क्रिया का रूप परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देगा कृदंत में। अब लिख सामान्य क्रिया है, लिखना ना जुड़ा, लिखता ता जुड़ा, लिख कर कर जुड़ा। ठीक है, तो ऐसे चल एक स्वयं क्रिया है, उसमें भी प्रत्यय जुड़ गया तो चलना। लिख एक स्वयं क्रिया है और उसमें भी प्रत्यय जुड़ गया तो लिखना। जा एक स्वयं क्रिया है, उसमें भी प्रत्यय जुड़ गए, जाना, जाता, जाकर। ठीक है, अब की जो क्रिया है उसको काल के आधार पर बांटा जाए तो वह मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं कि क्रिया कौन से काल में संपादित हुई है। पहला जो भेद बता रहे हैं, भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया का आशय है जो बीते समय में जो कार्य संपन्न हो गए उसका बोध जिस क्रिया से हो वह भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। अर्थात कोई कार्य समाप्त हो गया, ठीक है, निपट गया 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसका बोध जिस शब्द से हो रहा, जिस क्रिया से हो रहा, वो क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक, जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया, तो चला गया, गया, गाया, तो दोनों शब्द भूतकाल का बोध करा रहे हैं, जान करा रहे हैं। अगला है वर्तमान कालिक क्रिया। अच्छा, वर्तमान कालिक क्रिया वो क्रिया हैं जो अभी कार्य हो रहा का बोध कराते हैं कि वर्तमान समय में, इस समय में अभी कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है, ऐसा बोध जो क्रिया कराती है वह वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, दीपिका बैडमिंटन खेल रही है, सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है, मयंक नाच रहा है, मंदाकिनी गा रही है। ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य वर्तमान कालिक क्रिया के हो जाएंगे। वर्तमान का बोध कर रहे, हो रहा है, अभी कार्य चल रहा है। ठीक है, अब भविष्यकालिक क्रिया क्या होगी? क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में जो कार्य संपन्न होंगे उन कार्यों को संपन्न होने की जानकारी जो क्रिया दे रही है, आने वाले समय में जो क्रिया होगी उसकी जानकारी देने वाले शब्द या देने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? भविष्यत काल कालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। अब गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जा रही है? नहीं। गई? नहीं।
जाएगी, अभी भविष्य में, अभी नहीं, अभी नहीं, ना गई, भविष्य में जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, लिया नहीं, ले भी नहीं रहा अभी, लेगा भविष्य काल में, ये अर्थ में है। अध्यापक परसों से पढ़ाएंगे, तो अभी पढ़ाए नहीं, परसों से पढ़ाएंगे, न अभी पढ़ा रहे हैं बल्कि परसों से पढ़ाएंगे अर्थ में हो रहा है। तो चलिए, आज हमने क्रिया के जो रूप थे, भेद थे, प्रकार थे और उसकी परिभाषा का हमने बोध किया। तो ये एक बार आप ज़रूर देखना कि हमने क्रिया के भेद कर्म के आधार पर किए, तो सकर्मक और अकर्मक के रूप में किए। फिर सकर्मक क्रिया को हमने दो भाग में बांटा था, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर संरचना के आधार पर हमने क्रिया के 5 भेद किए। संयुक्त क्रिया जिसमें एक से अधिक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ ना इत्यादि जोड़कर क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। ठीक है। फिर प्रेरणार्थक क्रिया थी जो प्रेरणा देती है, और पूर्वकालिक क्रिया जो पहले संपन्न हो गई। दिनेश ने गा कर पढ़ा, तो कर अर्थ में। ठीक। इसी में हमने तात्कालिक क्रिया देखी थी कि पुलिस के आते ही, अध्यापक के आते ही बच्चे मौन हो गए। आते, ते पर जोर दिया था, तो वह तात्कालिक क्रिया थी। कृदंत का हमने देख लिया था कि धातु के साथ में ही कोई प्रत्यय जुड़कर, नया प्रत्यय जुड़कर क्रिया का बोध करा रहा है, तो क्या कहलाएगी, कृदंत वाली क्रिया कहलाएगी। जैसे हमने देखा था चल, चलना, चलता, चलकर, ये शब्द हमने पढ़े थे। तो आज के लिए क्रिया का ये भेद आपके सामने समर्पित करते हैं। पुनः कल विशेषण की जानकारी लेकर आपके बीच आएंगे।